हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। चलो तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखे थे, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉलिड देखे थे। टाइप्स ऑफ सॉलिड में हम लोगों ने मेरे ख्याल से दो टाइप ऑफ सॉलिड देखे थे। सबसे पहले एक था हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा क्या था हमारा एमॉर्फस सॉलिड, बराबर है। और ये दो सॉलिड देखने के बाद हम लोगों ने देखे थे क्रिस्टल, और क्रिस्टल के बेसिस के ऊपर हम लोगों ने और दो टाइप के सॉलिड देखे थे। कौन से थे, याद आया कि कुछ? यस, बिल्कुल सही बोले बेटा आप लोगों ने। दैट इज वन आइसोमॉर्फस सॉलिड और दूसरा क्या था हमारा पॉलीमॉर्फस सॉलिड, बराबर है ना। यस, गुड। तो इस तरह से हम लोगों ने चार टाइप ऑफ सॉलिड देखे थे, बराबर है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बात है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस पूरे लेसन में हमें जो टॉपिक कवर करना है उस टॉपिक को हम लोग बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हमें फोकस करना है क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर। और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है मैं आप लोगों को इसके पहले भी बता चुका हूं, जहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है? रेगुलर होता है, लेकिन कैसे होता है? फॉर लॉन्ग रेंज होता है, बराबर है ना। तो इसी के बेसिस के ऊपर आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। और टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोगों को आगे बढ़ना तो है, लेकिन एक बात जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको समझने के लिए चार्ट वाइज इसको मतलब डिस्प्ले कर रहा हूं, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी जाए और एक एक चीज आप लोगों की बहुत ही इजीली कवर हो जाए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है? टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो हमें टाइप देखना है वो मेनली हमें चार टाइप देखना है। एक है हमारा आयोनिक सॉलिड, दूसरा है हमारा कोवैलेंट लिंकेज क्रिस्टल, उसके बाद थर्ड है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड, और फोर्थ वन इज योर मेटेलिक सॉलिड। कितने टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड देखने हैं हम लोग को? चार। कौन से? आयोनिक सॉलिड, कोवैलेंट लिंकेज क्रिस्टल, थर्ड वन इज योर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड फोर्थ वन इज योर मेटेलिक सॉलिड। जिसमें से सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे आयोनिक सॉलिड के ऊपर। किसके ऊपर फोकस करेंगे? आयोनिक सॉलिड के ऊपर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो बेटा बात ऐसी है कि जब मैं बात करता हूं आयोनिक सॉलिड की, किसकी बात करता हूं? आयोनिक सॉलिड की। अगर मैं बात कर रहा हूं आयोनिक सॉलिड की बात कर रहा हूं, तो आयोनिक सॉलिड में मुझे बताइए यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होना चाहिए? आयोनिक सॉलिड सोचिए थोड़ा सा, बहुत ही सिंपल है बेटा। अगर मैं आयोनिक सॉलिड की बात कर रहा हूं, आयोनिक सॉलिड की अगर मैं बात करूं, तो आयोनिक सॉलिड में मेरे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या रहना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। आयोनिक सॉलिड में अगर मैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अगर बात करता हूं, तो आयोनिक सॉलिड में मेरे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं बेटा? हमारे चार्ज आयन होते हैं। क्या होते हैं? चार्ज आयन। अब चार्ज आयन देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। मैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात कर रहा हूं, मैं आयनिक सॉलिड की बात कर रहा हूं। आयनिक सॉलिड मतलब मैं क्या कर रहा हूं? आयंस की बात करने वाले। यहाँ पे मेरा जो सॉलिड बनने वाला है कैसे बनने वाला है बेटा? आयंस से बनने वाला है। कैसे बनने वाला है? आयंस। अब आयंस कितने टाइप के होते हैं? आयंस, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। आयंस दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा कैटायन और दूसरा क्या होता है हमारा? एनायन होता है। 100% ना। और कैटायन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव, और एनायन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। सही है। और इसके बाद आप लोगों ने इसके पहले भी देखे हो, 11वीं कक्षा में आप लोगों ने फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम का लेसन पढ़े होंगे, जहां तक मुझे अंदाजा है। और अगर 11वीं कक्षा में अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम का अगर लेसन पढ़े होंगे, तो वहां पे 100% आप लोगों ने देखे होंगे कि जो हमारे कैटायन और आयन जो है एक दूसरे की तरफ जब अट्रैक्ट करते हैं, तो कौन से फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किससे अट्रैक्ट करते हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल सही कहा बेटा आप लोगों ने। देखिए, तो मैंने यहाँ पे वही चीज मेंशन किया है कि जब मैं आयनिक सॉलिड की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? आयोनिक सॉलिड की बात करता हूँ। तो आयोनिक सॉलिड में 100% मेरे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या रहने वाले? बिल्कुल सही, हमारे यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेंगे चार्ज पार्टिकल, और जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? चार्ज आयन कहेंगे, बराबर है। जबकि मैं यहाँ पे इनर पार्टिकल फोर्सेस की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? इनर पार्टिकल फोर्सेस। आई मतलब इनर, पी का मतलब पार्टिकल और एफ का मतलब फोर्सेस।
इनर पार्टिकल फोर्स। इनर पार्टिकल देखो बहुत सीधी सिंपल सी बात है, अगर सॉलिड है तो वहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े, इसका मतलब वहां पे कहीं ना कहीं तो फोर्सेस रहेगा, लेकिन फोर्सेस रहेगा तो एक दूसरे के बीच में रहेगा, उनके बीच में रहेगा इनर कुछ ना कुछ फोर्सेस रहेगा। इनर पार्टिकल मतलब जो पार्टिकल है अंदर, जो पार्टिकल उनके पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स रहेगा, दैट इज व्हाट इनर पार्टिकल फोर्सेस। क्या है बेटा हमारा इनर पार्टिकल फोर्सेस, मतलब उन इनर जो हमारे जो पार्टिकल्स है उनके बीच में कौन सा फोर्स है। तो जब मैं बात करूंगा बेटा आयनिक सॉलिड की, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया जब मैं कैटायन और एनायन की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, कैटायन और एनायन की बात करता हूं, तो कैटायन और एनायन एक दूसरे से किस फोर्स से जुड़े हुए होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। इट मींस दैट कि यहाँ पे मेरा इनर पार्टिकल फोर्स मतलब जो अंदर में जो मेरे पार्टिकल है उसके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ELFA का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझने की कोशिश कीजिए, लिखना है आप लोगों को, ध्यान में रखना है, समझना है। एक छोटे छोटे पॉइंट जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म भी यूज किया उसके मतलब भी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ बेटा, एक एक चीज को कवर करना है आप लोगों को और पूरी तरीके से समझने की कोशिश करना है। देखिए मैंने कहा कि यहाँ पे जो इनर पार्टिकल फोर्सेस रहेंगे, देखिए हम लोग बात कर रहे हैं आयनिक सॉलिड की, आयनिक सॉलिड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेंगे वो कौन से रहेंगे, चार्ज आयन रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा, चार्ज, मतलब जिसके ऊपर चार्ज रहेंगे। देखिए ना सीधी सिंपल सी बात है, आप लोगों ने देखी होंगी, जैसे हम लोग बात करते हैं NaCl की, किसकी बात करते हैं, NaCl की। अगर मैं NaCl को काय में डालता हूं बेटा, पानी में डाल देता हूं, NaCl को काय में डाल देता हूं, पानी में डाल देता हूं। आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता है कि अगर मैं NaCl को वाटर में ऐड करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, हमें क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव Cl माइनस मिल जाएगा। मानती चीज को क्या मिल जाएगा, Na पॉजिटिव Cl माइनस मिल जाएगा। अगर मुझे Na पॉजिटिव Cl माइनस मिल रहा है मतलब ये क्या है, मेरे चार्ज पार्टिकल है, ये मेरा कैटायन हो गया, ये आनायन हो गया। इज दैट क्लियर, इट मींस दैट कि यहां पे मेरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या रहेंगे, चार्ज आयंस रहेंगे। अब मेरे चार्ज आयंस से तो एक दूसरे से किसी ना किसी फोर्स से जुड़े हुए रहेंगे, तो जहां पे कैटायन और आनायन की बात होती है वहां पे हमेशा ध्यान में रखिए कि वो जो एक दूसरे से किस फोर्स से जुड़े हुए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। किस फोर्स से जुड़े हुए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें बेटा जो आयनिक सॉलिड, जो कि इसकी फिजिकल कुछ प्रॉपर्टीज की बात करूंगा मैं, ये हमारे वहां की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर मैं उसके फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करता हूं हमारे आयनिक सॉलिड की, तो जो हमारे आयनिक सॉलिड होते हैं ये हमारे हार्ड भी होते हैं और ब्रिटल भी होते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे, अगर नमक का टुकड़ा अगर जमीन पे रख दो तो रड से टूट जाता है, बराबर है ना, सही है कि नहीं, तो ब्रिटल होते हैं। तो क्या होते हैं हमारे, अगर मैं आयनिक सॉलिड की बात करता हूं तो ये हमारे हार्ड भी होते हैं और ब्रिटल भी होते हैं। उसके बाद इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे हम लोग, किसकी बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। जब मैं आयनिक सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूं तो हमेशा ध्यान रखिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। क्या होता है बेटा, हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई। कितना होता है, नियर अबाउट 600 डिग्री सेल्सियस टू 3000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, नियर अबाउट 600 डिग्री सेल्सियस टू 3000 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं आयनिक सॉलिड के थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। किसकी बात करते हैं, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब उसके कंडक्टिविटी की बात करते हैं। देखिए बेटा बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। जो हमारे आयनिक सॉलिड होते हैं ना, क्या होते हैं हमारे आयनिक सॉलिड होते हैं, ये जब सॉलिड स्टेट में होते हैं, किस स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, तो दे आर नॉट अ गुड कंडक्टर, दे आर नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। लेकिन आप लोगों ने कभी भी देखे होंगे कि अगर मैं, जैसे पानी है, देखो पानी देखे होगा आप लोगों ने, पानी में क्या होता है, पानी में H+ आयन OH- आयन होता है। अगर आप लोगों ने बहुत बार देखे होंगे पानी से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इवन दो अगर मैंने पानी में ना, मतलब वाटर में अगर मैंने NaCl डाल दिया, NaCl डाल दिया तो Na पॉजिटिव Cl माइनस मिल जाएगा, तो वहां से क्या इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, 100% होगी। तो यही चीज बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी चीज को आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि जो हमारे आयनिक सॉलिड होते हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन कब, जब मैं उनको डिसॉल्व करता हूं वाटर में, लेकिन अगर ये सॉलिड स्टेट में रहेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। इस चीज को आप लोग को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है कि जब मैं बात कर रहा हूं बेटा आयनिक सॉलिड की, किसकी बात कर रहा हूं, आयनिक सॉलिड की, तो जो हमारे आयनिक सॉलिड होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। लेकिन यहीं पे अगर मैं इनको वाटर में डिसॉल्व कर दूं ना बेटा,
किस में डिसॉल्व कर दूं, वाटर में डिसॉल्व कर दूं, तो 100% वहां से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो बेटा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, दे आर पुअर कंडक्टर। देखो पीसी का मतलब क्या होता है, पुअर कंडक्टर। ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कीजिए बेटा, एक एक छोटी छोटी चीज की तरफ कॉन्सेंट्रेट करना है। आपका अगर ध्यान हटा तो आप लोगों की चीजें इधर उधर हो जाएंगी। मैंने क्या कहा, हम लोग बात कर रहे हैं थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो आयनिक सॉलिड में देखिए बेटा, दे आर पुअर कंडक्टर। पीसी का मतलब क्या है यहाँ पे, पुअर कंडक्टर। ध्यान दीजिए, पीसी का मतलब क्या है, पुअर कंडक्टर इन सॉलिड। मतलब अगर सॉलिड स्टेट में रहेंगे, दे आर पुअर कंडक्टर बट दे आर गुड। सी का मतलब यहाँ पे क्या है, कंडक्टर। दे आर गुड कंडक्टर, दे आर गुड कंडक्टर व्हेन डिसॉल्व इन। डब्ल्यू का मतलब फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोलो 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 जल्दी, बिल्कुल। या दे आर गुड कंडक्टर व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर। जब मैं उसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो दे आर गुड कंडक्टर। मैंने थोड़ी देर पहले ही तो आपको यही कहा था कि अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करना चाहूंगा तो ये सॉलिड स्टेट में रहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहीं पे अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व कर दूं ना बेटा, वाटर में डिसॉल्व कर दो तो बिल्कुल वहां से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। यही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि दे आर पुअर कंडक्टर इन अ सॉलिड बट गुड कंडक्टर व्हेन दे डिसॉल्व इन अ वाटर। बहुत ही अच्छे गुड कंडक्टर होंगे जब मैं उसको मैं काय में डिसॉल्व करूंगा, वाटर में डिसॉल्व करूंगा। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, अब एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे NaCl में अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया NaCl का, बराबर है ना, कि अगर मैं NaCl की बात करूं, NaCl को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व कर दूं तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वहां से कोई इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। मतलब इनडायरेक्टली NaCl वैसे भी हमारा क्या है, सॉलिड, आयनिक सॉलिड का एग्जांपल। इज दैट क्लियर? ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, आयोनिक सॉलिड। हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड था कौन था, आयोनिक सॉलिड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोवैलेंट लिंकेज क्रिस्टल। क्या है बेटा, कोवैलेंट लिंकेज क्रिस्टल, मतलब कोवैलेंट लिंकेज सॉलिड। मैं बात कर रहा हूं कोवैलेंट लिंकेज सॉलिड की। किसकी बात कर रहा हूं बेटा, कोवैलेंट लिंकेज सॉलिड। बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिए, एक एक छोटी छोटी चीज की तरफ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कोवैलेंट लिंकेज सॉलिड की। देखिए कोवैलेंट लिंकेज सॉलिड की अगर मैं बात करता हूँ, कोवैलेंट नाम में ही कुछ तो भी छुपा हुआ है। कोवैलेंट 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 मतलब कुछ याद करने की कोशिश कीजिए। कोवैलेंट वर्ड कहीं सुने हैं क्या, कहीं सुने हैं कोवैलेंट वर्ड? ऐसा लगता है आप लोगों ने 11वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा में, 9वीं कक्षा में बहुत बार ये वर्ड सुने होंगे, कोवैलेंट कोवैलेंट। कोवैलेंट नाम कब आता है, जब कहीं तो भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात आती है। की बात आती है, शेयरिंग ऑफ। कुछ याद आया क्या आप लोगों को? यस, बिल्कुल सही बात बेटा, कि जब मैं कोवैलेंट बात करता हूँ, कोवैलेंट मतलब जहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात होती है। क्या की बात होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात होती है। बिल्कुल सही कहा बेटा, कि मतलब मान के चलिए ये मेरा पहला एटम है, ये मेरा दूसरा एटम है। ये एटम क्या करेगा बेटा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा, और ये एटम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेंगे। जब दो एटम अपने एक दूसरे को एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनता है। देखो बेटा, बॉन्ड का मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए। बॉन्ड का मतलब ही होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड का मतलब ही क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बिल्कुल सही कहा बेटा आप लोगों ने। तो देखिए ये एक एटम है, मान के लिए ए नाम का एटम है, ये मान के लिए बी नाम का एटम है। इस ए नाम के एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयर किया, और ये बी नाम के एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयर किया। अब दोनों ने अपना एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शेयर किया, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ यहाँ पे, बराबर है ना। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमेशा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा। क्या इन्वॉल्व होगा, एक सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा। यही बात है बेटा। बात कर रहा मैं कोवैलेंट लिंकेज क्रिस्टल की, जिसको मैं बोलूंगा कोवैलेंट लिंकेज स्ट्रक्चर सॉलिड की। तो कोवैलेंट लिंकेज सॉलिड में बात ऐसी कि यहाँ पे जो बॉन्ड बनने वाला है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्वॉल्व होने वाला है, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, हमारा कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा। दैट इज व्हाट कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब वहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो चलो बात करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ कोवैलेंट लिंकेज क्रिस्टल। कोवैलेंट लिंकेज क्रिस्टल मतलब क्या होगा, ये यहाँ पे लिंक होगा। लिंक होगा मतलब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा वो लिंकेज की वजह से, मतलब बहुत बड़े, यहाँ पे एक ही या दो ही एटम की बात नहीं होगी, या तीन ही एटम की बात नहीं होगी, मतलब एक स्ट्रक्चर टाइप का कुछ तो भी होगा। तो कैसे होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सपोज करते हैं, फिर से मैं इसको एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये मेरा ए टाइप का एक एटम है, ये मेरा बी टाइप का एक एटम है, ये मेरा एक सी टाइप का एटम है, ये मेरा एक डी टाइप का एटम है, ये मेरा एक ई टाइप का एटम है, ये मेरा एफ टाइप का एटम है। मान के चलिए इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया,
मान के चलिए इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, मान के चलिए इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, मान के चलिए इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, इवन तो ये भी मान के चलिए इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, फिर से ये मान के चलिए इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, फिर से मान के चलिए इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, फिर से मान के चलिए यहाँ पे इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया। यहाँ पे सब क्या कर रहे हैं, ए बी सी डी ई। अब ये जो हमारे एटम्स है, ये के हमें दिख रहे हैं ना एटम, ये एटम जो दिख रहे हैं, ये एटम्स क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। एटम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन को शेयर करके यहाँ पे एक लिंक बन रहा है, हाँ ना, क्या बन रहा है, यहाँ पे लिंक बन रहा है, यहाँ पे एक लिंक बन रहा है, बहुत ही बड़ा सा मॉलिक्यूल बन रहा है। लेकिन ये बड़ा सा मॉलिक्यूल देखो, ये पहले ये एक एटम है, 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 ये बहुत सारे यहाँ पे एटम्स है, और ये एटम क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके यहाँ पे लिंक बना रहे हैं, बराबर। एक बहुत ही बड़ा सा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और ये बहुत ही बड़ा सा मॉलिक्यूल यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बना है। इसका मतलब इसी को मैं बोल सकता हूँ कोवेलेंट लिंकेज। क्या बोल सकता हूँ, कोवेलेंट लिंकेज। मतलब यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना है, लेकिन किसने, एक लिंक की वजह से। मतलब यहाँ पे एक सिंगल एटम की बात कर रहा होगा नहीं, बहुत सारे एटम की वजह से एक मॉलिक्यूल बना है, बहुत सारे एटम की वजह से क्या बन रहा है, यहाँ पे मॉलिक्यूल बना है। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट लिंकेज सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कोवेलेंट लिंकेज सॉलिड। तो 100% देखिए बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से बनता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से बनता है, और इलेक्ट्रॉन का में अवेलेबल होता है, एटम में अवेलेबल होता है ना बॉस। हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर होना है, कोवेलेंट बॉन्ड बनना है, कोवेलेंट लिंक बनना है, तो कोवेलेंट लिंक तभी बनेगा जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होगा, जब वहां पे इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए वहां पे पहले एटम इन्वॉल्व होना जरूरी है। इसका मतलब यहाँ पे मेरे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या रहने वाले हैं, 100% मेरे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या रहेंगे बेटा, यहाँ पे एटम रहेंगे। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने यहाँ पे कि हमारा जो कोवेलेंट लिंकेज क्रिस्टल है या कोवेलेंट लिंकेज सॉलिड है, उसमें जो हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा, वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या रहेगा बेटा, एटम रहेगा। बिकॉज यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से वहां पे बॉन्ड बनने वाला है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हमारा जो मॉलिक्यूल बनने वाला है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से वहां पे एक लिंक बनने वाला है। इसी वजह से मेरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या रहेगा, एटम रहेगा। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले बात क्या हम लोगों ने की, कोवेलेंट लिंकेज क्रिस्टल में, कोवेलेंट लिंकेज सॉलिड में हमारा जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, यहाँ पे एटम रहने वाला है। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इनर पार्टिकल फोर्सेस की, किसी बात करता हूँ बेटा, इनर पार्टिकल फोर्सेस। तो इनर पार्टिकल फोर्सेस बताओ यार, कोवेलेंट लिंकेज क्रिस्टल में जो बॉन्ड बनेगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कौन सा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब तो बॉन्ड होता है, कौन सा रहेगा, कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग बात ही उससे कर रहे हैं कोवेलेंट लिंकेज क्रिस्टल की, बराबर है ना। तो इट मींस दैट यहाँ पे इनर पार्टिकल फोर्सेस कौन सा रहेगा, कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। इज दैट क्लियर। फिर उससे कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड है बॉस, थोड़ा सा सोचिए, अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसका हार्डनेस क्या रहेगा, हार्ड रहेगा। दे आर हार्ड, दे आर हार्ड। और अगर वो हार्ड है तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट अगर किसी का होगा तो किसका होगा, कोवेलेंट लिंकेज क्रिस्टल का होगा। बिकॉज आप लोग जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो हमारा एटम ए है, एटम बी है, ये जो बॉन्ड बना है, ये कोवेलेंट बॉन्ड जो बना है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। सबसे ज्यादा आयनिक बॉन्ड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है, हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसी वजह से इसको तोड़ने के लिए लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब ये जो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से उसको तोड़ने के लिए लगने वाली हीट भी ज्यादा लगेगी 100%। इसका मतलब भी क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा रहेगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ध्यान दीजिए बेटा, कोवेलेंट लिंकेज क्रिस्टल में जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 1200 डिग्री सेल्सियस टू 4000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 1200 डिग्री सेल्सियस टू 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। इज दैट क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं उसके थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। किसकी बात करते हैं, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। जब मैं इसके थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करता हूं बेटा, तो हमेशा ध्यान में रखिए कि जब मैं इसके थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करता हूं तो दे आर पुअर कंडक्टर। वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है। क्या है, एक्सेप्शन है। इस चीज को याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोवेलेंट लिंकेज क्रिस्टल में हमेशा याद रखिए कि कोवेलेंट लिंकेज क्रिस्टल जो होते हैं या कोवेलेंट लिंकेज सॉलिड जो होते हैं ये पुअर कंडक्टर होते हैं, बिल्कुल पुअर कंडक्टर होते हैं बेटा। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसकी कुछ एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या है, जी। जी का मतलब होता है ग्रेफाइट। जी का मतलब क्या होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक हमारा कोवेलेंट लिंकेज क्रिस्टल है। ग्रेफाइट हमारा क्या है, कोवेलेंट लिंकेज क्रिस्टल है। बट ग्रेफाइट्स आर गुड
कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जी सी ऑफ ई का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इस जी का मतलब होता है ग्रेफाइट, इस जी का मतलब क्या होता है ग्रेफाइट, ये एक्सेप्शन है। जी का मतलब है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिखा मैंने, जी सी ऑफ ई का मतलब समझने की कोशिश कीजिए, जी सी ऑफ ई का मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट्स क्या होता है बेटा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए मैंने पहले बोला कोवेलेंट लिंकेज क्रिस्टल जो होते हैं, सॉलिड जो होते हैं, ये हमारे पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी या हीट के, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है बॉस, और ये एक्सेप्शन आपको याद भी रखना है। और एक्सेप्शन क्या है बेटा, कि हमारा ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है सबसे पहले तो, कि ग्रेफाइट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और डायमंड भी उसका, डी का मतलब क्या होता है डायमंड, डी का मतलब क्या, देखिए नीचे में लिखा है मैंने डायमंड एंड ग्रेफाइट, एग्जांपल भी है उसी के, ओके। डायमंड एंड ग्रेफाइट, जी का मतलब होता है ग्रेफाइट, डी का मतलब होता है डायमंड, ओके। तो ग्रेफाइट जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन जो डायमंड होते हैं, डी का मतलब देखिए, ये डी का मतलब यहाँ पे डायमंड है, ओके। डी है, ये डी है, डी का मतलब डॉल, डी का मतलब डॉग, डी का मतलब, और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन ये डी का मतलब यहाँ पे फिलहाल डायमंड है, ओके। तो ये डायमंड मतलब क्या होता है, डायमंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये जो हमारे डायमंड्स होते हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं किसके बेटा, हीट के। और इसके एग्जांपल के तौर पे बात करूंगा तो मेरा एग्जांपल भी यहाँ पे कौन है बेटा, डायमंड है और ग्रेफाइट है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? हम लोगों ने अभी तक के टू टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड देखे। एक देखे हम लोगों ने आयनिक सॉलिड और दूसरा देखे कोवेलेंट लिंकेज क्रिस्टल, जिसको हम लोग कोवेलेंट लिंकेज सॉलिड भी कहेंगे। आई होप सो यहाँ तक के मैंने जितनी चीजें बताया हूँ, एक एक छोटी छोटी चीज की तरफ आप लोगों ने ध्यान दिए होंगे, और एक छोटी छोटी चीजें आप लोगों ने मार्क किए होंगे। मार्क करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए बेटा, अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप कभी भी इस डाउट को पूछ सकते हो किसी भी टॉपिक के बारे में, या फिर इस वीडियो को आप 10 बार रिवाइंड करके देखोगे तो चलेगा, लेकिन एक एक चीज को ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, बिकॉज समझना ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, बिकॉज आगे बढ़ना भी जरूरी है, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड। नेक्स्ट क्या है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखिए बेटा, मैं बात कर रहा हूं मॉलिक्यूलर सॉलिड की, किसकी बात कर रहा हूं, मॉलिक्यूलर सॉलिड की। अगर मैं बात कर रहा हूं मॉलिक्यूलर सॉलिड की, तो 100% यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात चलेगी। किसकी बात चलेगी, मॉलिक्यूल की बात चलेगी। तो जब मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये जो मेरे मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड हमें कब मिलते हैं, कि ऐसे सब्सटेंसेस मेरे कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मान के लो सब्सटेंस है मेरे पास, क्लोरीन सब्सटेंस है, मीथेन सब्सटेंस है, हाइड्रोजन सब्सटेंस है, ऐसे कुछ सब्सटेंस है जिनका मैं सॉलिडिफिकेशन करता हूं। क्या करता हूं बेटा, सॉलिडिफिकेशन। इस कांसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने सॉलिडिफिकेशन कहा। क्या कहा बेटा, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि यहाँ पे ऐसे सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं जिसका मैं सॉलिडिफिकेशन करता हूं। जैसे मान के चलिए मेरा क्लोरीन है, मीथेन है, मान के चलिए उसके बाद मेरा हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये मेरे कुछ गैसेस है, बराबर है। अगर मान के चलो मैं इनको क्या करता हूं बेटा, इनका टेम्परेचर कम करता हूं, इनका टेम्परेचर क्या करता हूं, कम करता हूं। टेम्परेचर कम करने से क्या होगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, हाँ है ना, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसके बाद इसको मैं अगर फिर से कूल करता तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, सॉलिड में कन्वर्शन हो गया, मतलब मुझे मॉलिक्यूल मिल गया। अरे हाँ है ना, इट मींस दैट मैंने गैसेस से सॉलिड किया, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या किया, पहले इसको कूल किया, फिर मतलब इसका टेम्परेचर कम किया, फिर से इसका टेम्परेचर किया। इनडायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है बेटा सॉलिडिफिकेशन। क्या कहा जाता है, सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन। इट मींस दैट जो मेरे मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, क्या होते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं। यहाँ पे हमारा जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मेरा मॉलिक्यूल ही होता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है मेरा, मॉलिक्यूल ही होता है। लेकिन ये मुझे कब मिलता है, ऑन सॉलिडिफिकेशन। ये मुझे कब मिलता है, सॉलिडिफिकेशन के बाद मिलता है। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिनको मैं सॉलिडिफिकेशन करके मॉलिक्यूल बनाता हूं, उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे। क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे। मतलब यहाँ पे जो मेरे मॉलिक्यूलर मिलते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड मुझे कब मिलते हैं बेटा, जब मैं उसका सॉलिडिफिकेशन करता हूं। देखिए जैसे आप लोगों ने बहुत बार देखे होंगे, जैसे मान के चलिए फिर से एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सपोज करते हैं कि स्टीम है। क्या है बेटा, स्टीम देखिए ना सब लोगों ने। अगर मान के लो मैं स्टीम का क्या करता हूँ, टेम्परेचर कम करता हूँ, क्या कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और उसका फिर से इसका अगर मैं टेम्परेचर कम करता हूँ, इसको कूल करता हूँ, ये क्या हो जाएगा मेरा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो रहा है बॉस, यहाँ पे
स्टीम का कन्वर्शन क्या में कन्वर्ट हो रहा है, आइस में कन्वर्ट हो रहा है ना, हाँ या ना। अगर स्टीम का कन्वर्शन आइस में कन्वर्ट हो रहा है तो ये तो मुझे सॉलिड मिल रहा है, क्या मिल रहा है बेटा, सॉलिड मिल रहा है। मतलब मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मॉलिक्यूलर सॉलिड मिल रहा है। लेकिन ये मॉलिक्यूलर सॉलिड मुझे कब मिल रहा है, कब मिल रहा है, ऑन सॉलिडिफिकेशन मिल रहा है। इज दैट क्लियर? इट मींस दैट यहाँ पे मेरे जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेंगे वो कौन से रहेंगे बेटा, मॉलिक्यूल्स रहेंगे। क्या रहेंगे मेरे, मॉलिक्यूल्स रहेंगे। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत है? आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे जो फोर्सेस होते हैं, मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए होते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जो इनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्सेस होते हैं, इनर पार्टिकल जो फोर्सेस होते हैं, ये फोर्सेस कुछ इस तरह से होते हैं। दैट इज व्हाट, यहाँ पे हमारे अलग अलग टाइप के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि वीक डायपोल डायपोल इंटरैक्शन फोर्सेस। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा हो, मेरे पास जगह कम होने की वजह से मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज किया हो, लेकिन आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है एक एक छोटे छोटे अल्फाबेट के ऊपर, क्यों ना हो। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, WDDI। इसका मतलब क्या होता है, वीक डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। क्या लिखा बेटा मैंने यहाँ पे, वीक डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। फिर से कॉन्सेंट्रेट कीजिए, मैं क्या बोला, WDDI का मतलब क्या होता है, DDLJ नहीं है, पिक्चर में मत चले जाना बिल्कुल। DD देखोगे W को भूल ही जाओगे और पता चलता है यहाँ पे DDLJ लगा दिए, और बोर्ड की एग्जामिनेशन में पूरा लिखे है क्या, हाँ बिल्कुल 0। यू आर राइट। तो क्या होता है यहाँ पे WDDI। WDDI का मतलब क्या होता है, वीक डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। WDDI का मतलब क्या होता है, वीक डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। मतलब यहाँ पे जो हमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेंगे, जो इनर पार्टिकल इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेंगे, ये इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में हमें वीक डायपोल डायपोल इंटरैक्शन देखने को मिलता है। लेकिन ये वीक डायपोल डायपोल इंटरैक्शन जो फोर्सेस देखने को मिलते हैं, ये किसमें देखने को मिलते हैं, ये हमें पोलर मॉलिक्यूल, देखिए यहाँ पे P मेंशन किया है, P का मतलब होता है पोलर मॉलिक्यूल। P का मतलब क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल। सर ये पोलर मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है, फिर से क्वेश्चन आ गया। पोलर मॉलिक्यूल मतलब जहां पे पोल्स क्रिएट होते हैं। क्या क्रिएट होते हैं बेटा, पोल्स। जैसे मान के चलिए HCl है, क्या है बेटा, HCl। तो HCl हमें क्या देगा, H+Cl- देगा। अरे हाँ है ना, तो ये HCl क्या देगा हमें, H+Cl- देगा। तो इसके ऊपर एक पोल क्रिएट हो गया, इसके ऊपर पोल मतलब ये चार्ज क्रिएट हुआ ना। तो देखो इन दोनों के ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ, इसका मतलब ये HCl क्या हो गया, पोलर मॉलिक्यूल हो गया। क्या हो गया, पोलर मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है ना। तो ये जो हमारा वीक डायपोल डायपोल इंटरैक्शन देखने को मिलता है, ये वीक डायपोल डायपोल इंटरैक्शन हमें किसमें देखने को मिलेगा, पोलर मॉलिक्यूल में देखने को मिलता है। इनडायरेक्टली ये एसिड में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है बेटा, एसिड्स में देखने को मिलता है। और वीक डायपोल डायपोल, देखो डायपोल डायपोल का मतलब क्या होता है, इस चीज को भी समझने की कोशिश कीजिए। वैसे तो ये 11वीं कक्षा में आप लोगों को पुराना है, ओके, और आप लोगों ने पढ़ चुके हैं। वीक डायपोल 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 इंटरैक्शन मतलब डायपोल, देखिए वर्ड में लिखा है डायपोल। डायपोल का मतलब पोल, पोल का मतलब अभी मैंने बताया कि ये देखिए इसके ऊपर पोलैरिटी क्रिएट हो गई है, क्रिएट हुई है ना, इसके ऊपर पोलैरिटी, पोलैरिटी मतलब एक चार्ज बेटा, पोलैरिटी क्रिएट हुई है। देखो इसके ऊपर भी पोलैरिटी क्रिएट हुई है, इसके ऊपर भी पोलैरिटी क्रिएट हुई है। और कितने पोल क्रिएट हुए, 2 डायपोल। मतलब यहाँ पे जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा वो वीक तो रहेगा, लेकिन कौन सा, डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। लेकिन ये जो किस मॉलिक्यूल में देखने को मिलेगा, जो हमारे पोलर मॉलिक्यूल रहेंगे। कौन से मॉलिक्यूल रहेंगे बेटा, पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, वीक डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लंडन फोर्सेस। क्या है बेटा, लंडन फोर्सेस। ये लंडन फोर्सेस हमें किस में देखने को मिलेगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एग्जांपल के तौर पे आप कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, CO2, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, लंडन फोर्स देखने को मिलेगा। और लास्ट यहाँ पे हमें और एक इंटरएक्टिव फोर्स देखने को मिल सकता है, और उस फोर्सेस को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है बेटा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये एक टाइप ऑफ फोर्सेस है, लेकिन ये काय में देखने को मिलता है, जहां पे हमारा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूंगा, जैसे कि HF। क्या बेटा, HF, इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, आप लोगों ने 11वीं कक्षा में पढ़े हो। मान के चलिए ये मेरा हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये एक मेरा हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ओके ना। तो क्या होता है, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये मॉलिक्यूल, देखिए अगर कोई एक आधा मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में एक ही पार्टिकल इन्वॉल्व होता है क्या, नहीं, बहुत सारे पार्टिकल इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे क्रिस्टल इन्वॉल्व होते हैं। इस चीज को मानते हो आप लोग, हाँ है ना। इट मींस दैट कि अगर मेरा हाइड्रोजन क्लोराइड का अगर मॉलिक्यूल है, तो वहां पे एक ही पार्टिकल थोड़ी रहेगा, एक ही मॉलिक्यूल थोड़ी रहेगा, वहां पे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल रहेंगे। अगर मान के चलिए, सपोज करते हैं, सपोज करने वाली कंडीशन है कि अगर मान के लिए इतना सा मेरा ये सब्सटेंस है,
इतने सब्सटेंस में अगर मान के चलिए मेरा हाइड्रोजन फ्लोराइड का है, तो इतने सब्सटेंस में क्या एक ही मॉलिक्यूल रहेगा हाइड्रोजन फ्लोराइड का? नहीं, यहाँ पे तो अनगिनत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। हाँ या ना, इस चीज को मानते हो ना? अगर यहाँ पे अनगिनत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब अनगिनत मॉलिक्यूल है, अनगिनत नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर इसमें, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर है तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन फ्लोराइड रहेगा क्या? नहीं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड रहेंगे। तो क्या होता है, इनके बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके बीच में भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पास में होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में भी स्मॉलेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है। किसके बीच में? हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में भी स्मॉलेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है, और यही इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहा जाता है हाइड्रोजन फोर्सेस। क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन फोर्सेस। इसी को हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहेंगे बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहा मैंने? फिर समझने की कोशिश कीजिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा देखने को मिलता है? एग्जांपल के तौर पे मैंने समझने की कोशिश की दिया। जैसे मेरा मान कीजिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल है। क्या का मॉलिक्यूल है? हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल में, सब्सटेंस में क्या एक ही मॉलिक्यूल रहेगा? क्या नहीं, वहां पे तो अनगिनत मॉलिक्यूल रहेंगे ना। अगर इतना सा सब्सटेंस है, इतने से सब्सटेंस में वहां पे एक ही मॉलिक्यूल तो नहीं हो सकता, नंबर ऑफ अनगिनत नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहेंगे। 1 मोल इज इक्वल टू, आप लोगों को मैं कई बार समझा चुका हूं, बराबर है ना। तो जब मान के चले कि इतना सा सब्सटेंस, इतने से सब्सटेंस में क्या एक ही मॉलिक्यूल रहेगा क्या मेरा हाइड्रोजन फ्लोराइड का? नहीं, वहां पे तो अनगिनत हाइड्रोजन फ्लोराइड रहेंगे ना। तो अनगिनत हाइड्रोजन फ्लोराइड रहेंगे तो क्या होता है, जो हाइड्रोजन फ्लोराइड इनके हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच में तो वहां पे बॉन्डिंग रहेगी, वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में भी स्मॉलेस्ट फोर्स क्रिएट होता है, और उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो बेटा ध्यान दीजिए, हमने बात की मॉलिक्यूलर सॉलिड में। मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूल होता है, लेकिन हमें कब मिलता है? ऑन सॉलिडिफिकेशन। उसके बाद हम लोगों ने बात की वहां पे इनर पार्टिकल फोर्सेस के बारे में। तो यहाँ पे हमें 3 टाइप के फोर्सेस देखने को मिलते हैं, एक वीक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, लंडन फोर्सेस। उसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी। वीक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन देखने को मिलता है पोलर मॉलिक्यूल में, लंडन फोर्सेस देखने को मिलते हैं हम लोगों को नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। उसके बाद हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने हाइड्रोजन फ्लोराइड दे दिया, वाटर दे दिया, और भी बहुत सारे उसके एग्जांपल है। ओके, उसके बाद बात करेंगे हम लोग उसके प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करेंगे बेटा? उसके प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग हार्डनेस की। किसकी बात करेंगे? हार्डनेस। तो जो हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं बेटा, ये हमारे बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्या होता है? सॉफ्ट। और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होने की वजह से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है लो। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो। देखिए आयनिक सॉलिड में भी हाई होता है, कोवैलेंट सॉलिड में भी हाई होता है, लेकिन जो हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उसमें क्या होता है बेटा? लो होता है। दैट इज व्हाट? -272 डिग्री सेल्सियस। कितना है बेटा? -272 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? -272 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम लोग इसके थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं। तो जो हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मॉलिक्यूलर सॉलिड हमारे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसे क्लियर? उसके बाद हम लोग लास्ट इसके एग्जांपल की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले ही कहा कि मोस्टली यहाँ पे जैसे बेंजोइक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, क्लोरीन गैस हो गई, CH4 मीथेन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये हमारे क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल है। क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दैट इज व्हाट? लास्ट वन हमारा लास्ट बचा है, जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड का लास्ट हमारा टाइप है, जिसको हम लोग कहेंगे मेटालिक सॉलिड। अभी तक हम लोगों ने 3 देखे, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट लिंक के सॉलिड, और क्या था हमारा? मॉलिक्यूलर सॉलिड के। ये रिपीट कीजिए, आप जितने बार रिपीट करोगे उतना जल्दी आप लोगों को कवर हो जाएगा। देखिए बेटा, आप लोगों को पढ़ना है तो आपको रिकॉल करना पड़ेगा। आप अगर बोलोगे एक बार में आपको हर एक चीज समझ में आ जाएंगे तो ऐसा नहीं होता, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। आप जितने बार रिवाइज करोगे उतनी जल्दी आप लोगों को स्ट्राइक होते रहेगा, और जितने जल्दी आपको स्ट्राइक होगा उतने जल्दी आप लोगों को समझना चालू हो जाएगा। समझने के लिए आपको 10 बार एक चीज को समझने की कोशिश नहीं करना है, पहली बार में इतना जबरदस्त कॉन्सेंट्रेट करना है कि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए, और छोटी छोटी चीज की तरफ कॉन्सेंट्रेट करते जाइए। जब मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स यूज किया, हर एक शॉर्ट फॉर्म को आप लोगों को लिख के रखना है, आप लोगों को कंप्लीट फॉर्म में लिखना है। मेरे पास जगह कम होने की वजह से मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स यूज किया। कोई भी चीज अगर नहीं समझती तो 10 बार देखिए, मैंने हर एक वर्ड का, हर एक शॉर्ट फॉर्म का वहां पे मीनिंग यूज किया हो, वहां पे उसको पूरा तरीके से प्रोनाउंस किया हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हमारा लास्ट टाइप बचा हुआ है यहाँ पे मेटालिक सॉलिड। क्या बचा हुआ है बेटा? हमारा मेटालिक सॉलिड। ठीक है ना। तो जब मैं बात कर रहा हूँ मेटालिक सॉलिड की, किसकी बात कर रहा हूँ? मेटालिक सॉलिड की। बॉस मेटालिक सॉलिड की अगर मैं बात कर रहा हूँ
तो 100% यहाँ पे कौन इन्वॉल्व होगा, मेटल इन्वॉल्व होगा। कौन इन्वॉल्व होगा, मेटल इन्वॉल्व होगा ना। अगर मेटल इन्वॉल्व होगा तो मेटल में क्या होता है, मेटल से एटम्स होते हैं। मेटल में क्या होते हैं, मेटल के एटम्स होते हैं। इट मींस दैट जैसे मान के लो मेटल ही सॉलिड है, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मान के लिए हमारा आयरन का पीस है, ये हमारा क्या है, आयरन का पीस है। किसका पीस है बेटा, आयरन का पीस है। आयरन का पीस है, यहाँ पे आयरन के एटम्स रहेंगे, आयरन के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, बराबर ना। ये हो गया, 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 कुछ इस तरह से। ये हमारे आयरन में क्या है, आयरन पीस में आयरन के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, बराबर है ना। इसका मतलब यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा क्या रहेगा बेटा, मेटेलिक आयंस रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा, मेटेलिक आयंस। मेरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या रहेगा, मेटेलिक आयंस इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या कहा कि जो हमारा मेटेलिक सॉलिड होते हैं, क्या होते हैं बेटा, हमारे मेटेलिक सॉलिड होते हैं। मेटेलिक सॉलिड में हमारे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो क्या होता है, मेटेलिक आयन इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या होता है कि जैसे देखिए ये हमारा मेटल का पीस है, आयरन का पीस है। इस आयरन के पीस में हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, एटम्स है। क्या है हमारे, ये एटम्स है, बराबर है ना। बहुत सारे ये एटम्स रहेंगे। अब बहुत सारे एटम रहेंगे, इसको मैं थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा डायग्राम को थोड़ा सा अलग तरीके से ड्रॉ करता हूं। जैसे मान के लिए ये मेरा एक एटम है, और मान के लिए मेरा एक एटम है, और मान के चलिए ये एक मेरा एटम है, ठीक है ना। ये एटम है तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। अब भाई ये एटम है तो इसके इलेक्ट्रॉन भी तो रहेंगे, तो इसके इलेक्ट्रॉन है, मान के लिए इसके इलेक्ट्रॉन्स है जो यहाँ पे, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स है, ये मान के लिए इसके इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये मेरे मेटेलिक आयन दिख रहे हैं, लेकिन ये मेटेलिक आयन काय में दिख रहे हैं, इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सी का मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे समुद्र के समान वहां पे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, बल्क में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। और इन बल्क में इलेक्ट्रॉन में ये हमारे कुछ हमारे क्या है बेटा, मेटेलिक आयन दिख रहे हैं। आप लोगों को दिख रहे हैं क्या, इसी वजह से यहाँ पे हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब क्या बोलते हैं बेटा, मेटेलिक आयन। लेकिन ये मेटेलिक आयन काय में होते हैं, इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब यहाँ पे जो हमारे मेटेलिक आयन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेंगे, लेकिन ये काय में रहेंगे, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर मान के लिए हमारे छोटा सा आयरन का पीस है, ये छोटा सा आयरन का पीस है, तो यहाँ पे बहुत सारे एटम्स रहेंगे, लेकिन बहुत सारे एटम रहेंगे, लेकिन एटम के साथ साथ उसके इलेक्ट्रॉन भी तो रहेंगे ना। देखिए ये सिर्फ आयरन का पीस है, आयरन का पीस है, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ आयरन के ही एटम होंगे, और किसी के एटम होने वाले क्या नहीं, आयरन के ही एटम अगर रहेंगे। जैसे मान के लिए सोचिए, ये मेरा सोडियम का टुकड़ा, सोडियम को तो हम लोग हाथ में पकड़ नहीं सकते, आप लोग जानते हो, बराबर है। लेकिन सपोज करते हैं कि ये मेरा सोडियम का पीस है, ये सोडियम का पीस है। अगर ये सोडियम का ही पीस है तो इसमें जो रहने वाले एटम है ये सिर्फ सोडियम के रहेंगे ना मोस्ट। अगर ये सोडियम के ही एटम है तो इसका मतलब यहाँ पे सोडियम के एटम के साथ साथ उसके इलेक्ट्रॉन भी तो रहेंगे, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लाई करने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे तो बाप रे बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम होंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे। तो मतलब ये एटम का जो हमारा सेंट्रल पार्ट है, जो कैटायन है, जो हमारा सोडियम का जो कैटायन है, इसके बाजू में उसके इलेक्ट्रॉन भी तो रहेंगे। इसका मतलब ये एटम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये हमारे सोडियम के एटम एक दूसरे से जुड़े हुए, लेकिन ये कैसे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से किसी ना किसी फोर्स से जुड़े होंगे। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स जो रहेगा, लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी ना किसी के बीच में तो अट्रैक्टेड होगा। मतलब क्या है बेटा, ये एटम ही एटम के साथ जुड़ा, लेकिन किसी ना किसी चीज के साथ जुड़ा होगा। और इसी चीज को समझने के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है बेटा, यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेंगे, यहाँ पे और कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहने वाला नहीं है बेटा। यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेंगे मेटेलिक आयन ही रहेंगे, लेकिन ये मेटेलिक आयन क्या में रहेंगे बेटा, इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। क्या में रहेंगे, इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के बीच में ये हमारे क्या रहेंगे बेटा, मेटेलिक आयन रहेंगे। समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही मेटल की बात कर रहा हूं बेटा, हम लोग मेटेलिक सॉलिड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई सब्सटेंस की बात नहीं कर रहा हूं। मेटेलिक सॉलिड मतलब जैसे आयरन हो गया, सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, बहुत। अगर मैं सिर्फ एक ही मेटल की बात कर रहा हूं, अगर एक ही मेटल की बात कर रहा हूं, एक ही अगर मेटल की बात कर रहा हूं, तो उसी के एटम वहां पे रहने वाले ना, और किसी के तो वहां पे एटम रहने वाले नहीं है। और अगर किसी और के एटम नहीं रहने वाले ना, किसी और के एटम नहीं रहने वाले हैं, तो 100% उसी का एटम रहेगा, उसी के आयंस रहेंगे, और उसी आयंस के बीच में उसी के जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो क्या होते रहेंगे, डीलोकलाइज होते रहेंगे, इधर उधर मूव होते रहेंगे। इज दैट क्लियर? मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? उसी के इलेक्ट्रॉन। देखिए ये जो हमारे, जैसे मान के चलिए हमारे आयरन का पीस था, मैंने आप लोग को समझने के लिए सिर्फ यहाँ पे 3 एटम लिए। तो ये जो एटम है, तो ये एटम के बाजू में उसके इलेक्ट्रॉन भी तो रहेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन एक ही जगह रहेंगे क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव होते रहेंगे, डीलोकलाइज होते रहेंगे, बराबर है ना, इधर उधर डीलोकलाइज होते रहेंगे। अब ये इसका कैटायन हो गया, और ये क्या हो गया, इसका देखो पॉजिटिव चार्ज, इसका क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आया ना। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर रोटेट होते रहेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसी के बीच में मतलब ये इनडायरेक्टली कैटायन, और ये जो हमारे मूव होने वाले इलेक्ट्रॉन, मूव होने वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं बेटा, मोबाइल। फिर से देखिए, जो इलेक्ट्रॉन है मूव हो रहे हैं उनको कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मोबाइल इलेक्ट्रॉन मतलब मूव होने वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना।
तो ये जो मूव होने वाले इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में और जो हमारा कैटन है तब इसके बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये एटम एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा, जुड़े हुए रहते हैं। इज दैट क्लियर? इसका मतलब यहाँ पे मैंने कंस्टेंट पार्टिकल क्या रहेंगे, मेटालिक आयन रहेंगे, लेकिन इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे जो इनर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा, हमारा यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड रहेगा। लेकिन ये मेटालिक बॉन्ड किसके बीच में रहेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेटालिक बॉन्ड किसके बीच में रहेगा, ए बी सी एंड एम वी ई। मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है बेटा ए बी सी एंड एम वी ई, मतलब ये जो होते हैं ए बी सी एंड एम वी, इसका मतलब क्या होता है, कैटन एंड मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इतना ही लिखो यहाँ पे, इतना सारा फालतू में लिखा है मैंने यहाँ पे, चलो जान दो, बता ही देता हूं। ए का मतलब होता है अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन कैटन एंड मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसके बीच में होता है बेटा, ध्यान दीजिए, ये वैसे तो लिखना नहीं था मैंने, लेकिन फालतू में लिख दिया। अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन कैटन एंड मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैं सिर्फ इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ये ए बी का मतलब होता है अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यही हमारे लिखना जरूरी होता है। दैट इज व्हाट, कैटन एंड मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किस बीच में होता है बेटा, कैटन एंड मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सी का मतलब होता है कैटन। तो यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं ना बेटा, क्या होते हैं बेटा, अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। ये अट्रैक्टिव फोर्सेस किसके बीच में होते हैं बेटा, कैटन एंड मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए मैंने अभी बताया कि ये जो एटम्स एक दूसरे जुड़े हुए, किसकी वजह से जुड़े, होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर डीलोकलाइज होते रहते हैं। इधर उधर डीलोकलाइज होने की वजह से क्या होता है कि ये जो हमारा कैटन होता है और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, इनके बीच में कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा। और इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे ना, एक ही जगह थोड़ी है, ये इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे, मूव होने की वजह से डीलोकलाइज होने की वजह से डीलोकलाइज हो रहा है, इसी वजह से वो क्या कहा है मैंने, मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हुआ, इनर पार्टिकल फोर्सेस क्रिएट हुए, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो क्रिएट हुए वो किसके बीच में क्रिएट हुए, कैटन एंड मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसके बीच में क्रिएट हुआ, कैटन एंड मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इट मींस दैट कि यहाँ पे जो कंस्टेंट पार्टिकल रहेंगे वो मेटालिक आयन रहेंगे, लेकिन इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पे जो हमारा अट्रैक्टिव फोर्सेस रहेंगे वो किसके बीच में रहेगा बेटा, ये हमारा कैटन एंड मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में रहेगा। किसके बीच में रहेगा, कैटन एंड मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में रहेगा। बिल्कुल सही कहा। उसके बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है ना। तो मेटालिक सॉलिड की फर्स्ट प्रॉपर्टी उसकी हार्डनेस देखेंगे। तो ये वेरिएबल होता है फ्रॉम सॉफ्ट टू हार्ड, मतलब ये हमारे सॉफ्ट भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं। ओके, जैसे सोडियम बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, आप लोग जानते हो ना, सोडियम को अगर आप लोग नाइफ से कट करोगे तो बहुत ही इजीली वो कट हो जाता है। लेकिन आयरन की पीस को एक काम करना, घर में क्या कर लेना, आज हमारे आयरन का पीस लेना और उसको चाकू से ऐसा कट करके देखना, कटेगा तो क्या, तो बताना कटेगा क्या, नहीं कटेगा, थोड़ा सा हार्ड है ना वो। इसी वजह से यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, इसका जो हार्डनेस होता है वो वेरिएबल होता है फ्रॉम सॉफ्ट टू हार्ड। उसके बाद हम लोग इसके मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट -39 डिग्री सेल्सियस टू 3400 डिग्री सेल्सियस, मतलब 3400 डिग्री सेल्सियस। देख सकते हैं आप लोग कितना है, -39 डिग्री सेल्सियस टू -39 डिग्री सेल्सियस टू 3400 डिग्री सेल्सियस। कितना है -39 डिग्री सेल्सियस टू -39 डिग्री सेल्सियस टू 3400 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम लोग इस पे थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करेंगे। तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत ही अच्छे गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। सीधी सिंपल से बात कीजिए, घर में क्या कीजिए, बहुत ही आसानी से मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ ये चीज कि ये गुड कंडक्टर होते हैं या नहीं। एक काम कीजिए, लोहे का टुकड़ा लीजिए और जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं ना, वहां पे डालिए और कनेक्शन को ऑन कर दीजिए। थोड़ी देर 5 मिनट थोड़ा सा वैसे ही रन दीजिएगा और बाद में देखिएगा आप लोगों के साथ क्या क्या होता है, बाद में देखने लिए आप रहते हो नहीं रहते हो पता नहीं, लेकिन कोशिश भी मत करना, मैं मजाक कर रहा हूँ, ओके, बिकॉज दे आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगा। आप भगवान के पास जाते हो क्या तो पता नहीं, भगवान करे ऐसा ना हो, ठीक है। तो दे आर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं, तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड एग्जांपल के तौर पे आप कोई भी मेटल ले सकते हो, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, उसके बाद गोल्ड हो गया, आयरन हो गया। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटालिक सॉलिड।
तो बेटा इस तरह से हम लोगों ने टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड देखे। थोड़ा सा 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। आपको ये बोर्ड मतलब मैंने जो चार्ट बनाया हुआ है, इस चार्ट को बहुत ही अच्छे से लिखना है, बहुत ही अच्छे से लिखना है, एक एक छोटी छोटी चीज मेंशन करना है। फिर से 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड की मेनली हम लोगों ने 4 टाइप देखे। एक था हमारा आयनिक सॉलिड, उसके बाद था कोवेलेंट लिंकेज क्रिस्टल, जिसको कोवेलेंट लिंकेज सॉलिड भी कहेंगे हम लोग, बराबर है। उसके बाद था हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसके बाद था हमारा मेटेलिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में हमारे जो कंस्टेंट पार्टिकल होते हैं और चार्ज आयन होते हैं। इनर पार्टिकल फोर्सेस जो होते हैं वो क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद यहाँ पे हार्डनेस की बात करेंगे तो दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे तो 600 डिग्री सेल्सियस टू 3000 डिग्री सेल्सियस। इसके थर्मल कंडक्टिविटी एंड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर बात करते हैं तो बात ऐसी कि दे आर पुअर कंडक्टर इन अ सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर व्हेन डिसॉल्व्ड इन अ वाटर। एग्जांपल के तौर पे NaCl एंड K2SO4 ऐसे एग्जांपल ले सकते हो। उसके बाद कोवेलेंट लिंकेज क्रिस्टल में जो हमारा कंस्टेंट पार्टिकल होता है वो होता है हमारा एटम। इसमें हमारा इनर पार्टिकल फोर्सेस जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। हार्डनेस की अगर बात करें तो हार्ड होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 1200 डिग्री सेल्सियस टू 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो दे आर पुअर कंडक्टर, लेकिन एक्सेप्शन है, इस चीज को भूलना नहीं है। पहला है ग्राफाइट। ग्राफाइट जो हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और डायमंड जो हमारा गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ओके, उसके बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो हमारे कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं मॉलिक्यूल ही होते हैं, लेकिन ऑन अ सॉलिडिफिकेशन हमें वो मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे इंटरैक्टिव जो फोर्सेस थे वो क्या थे हमारे वीक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, लंडन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद हार्डनेस की बात करेंगे तो ये हमारे सॉफ्ट होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो -272 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस होता है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड उसकी एग्जांपल आप लोग ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद मेटेलिक सॉलिड्स की अगर बात करें तो मेटेलिक सॉलिड में कंस्टेंट पार्टिकल जो होता है वो मेटेलिक आयन होते हैं, लेकिन घर में इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस चीज को भूलना नहीं है। हमारे कंस्टेंट पार्टिकल मेटेलिक आयन होते हैं, लेकिन वो मेटेलिक आयन काहे में होते हैं? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के बीच में होते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे कंस्टेंट हमारे जो इनर पार्टिकल फोर्सेस की अगर बात करें तो मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, लेकिन किसके बीच में? यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है? ये मेटेलिक बॉन्ड बनता है हमारा कैटायन एंड मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में। मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब पता है कि मूव होने वाले इलेक्ट्रॉन, इधर उधर डिसोशिएट होने वाले इलेक्ट्रॉन। ओके, उसके बाद हमारे बात करते हैं हार्डनेस की, तो हमारा वेरिएबल होता है सॉफ्ट टू हार्ड। उसके बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं -39 डिग्री सेल्सियस टू 3400 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो। इस तरह से था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आई थिंक सो आप लोगों को ये चीजें क्लियर है। एक एक चीज की तरफ कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कीजिएगा बेटा, एक एक चीज को छोड़ना नहीं है, बहुत ही अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर आप लोगों को ये चीजें समझ में आती है तो आगे के टॉपिक समझने के लिए आप लोगों को कोई भी दिक्कत जाएंगे नहीं, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।